नमस्ते, मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। 26/11 का आतंकी हमला उसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उस आतंकी हमले में अब भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी ये कि इस हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राना उसे अमेरिका से भारत ले आया गया है। अब यहां पर उसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसके तहत उसे सजा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन 26/11 की जो लड़ाई थी, किस तरह से भारत के योद्धाओं ने इस देश को आतंकियों के चंगुल से उस हमले में मुक्त कराया, उसे जानना बहुत जरूरी है। उस हमले में जिन आतंकियों के सामने हमारे वीर जवान खड़े हुए, उनमें से एक वीर जवान आज हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि जब 26/11 का हमला हुआ तो किस तरह से उन्होंने पूरी परिस्थिति को हैंडल किया और उस आतंकियों को खत्म करते हुए भारत को एक बड़ी जीत दिलाई। कमांडो सुरेंद्र, एनएसजी के कमांडो, बड़ी भूमिका। वो जब जाते हैं लड़ने के लिए, उनके बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी, ये तो खुद वो बताएंगे। लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने गोलियां खाई, अपने कान की आवाज खो दी क्योंकि ग्रेनेड अटैक हुआ। पूरे शरीर पर उनके छर्रे के निशान अभी भी हैं और कमांडो सुरेंद्र ने वो लड़ाई लड़ी थी। आज मंच पर हमारे वही मेहमान हैं और उनसे हम बात करेंगे। कमांडो सुरेंद्र साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जय हिंद। चूंकि आपका परिचय तो मैंने इस तरह से दिया, लेकिन आपकी जो पूरी यात्रा रही है वो एक ग्रेनेडियर से लेकर करगिल, ऑपरेशन पराक्रम, जो कि बड़े ऑपरेशंस रहे देश के, और उसके बाद आपने 2008 में जो है ये 26/11 का जो ये हमला था उसको भी नेस्तनाबूद किया। आतंकियों को, दो आतंकियों से आप भिड़े। सबसे पहले तो ये जो तहव्वुर राना को लाया गया, कमांडो साहब, किस तरह से आगे न्यायिक प्रक्रिया बढ़ेगी, उससे इतर जब तहव्वुर को ये ऐलान हुआ कि लाया जा रहा है, बतौर कमांडो क्या चलने लगा दिमाग में? कुछ वो पूरी घटना क्या रिप्ले होने लगी, क्या होने लगा? संविधान के तहत जो है तहव्वुर राना को भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको फांसी दी जाएगी। दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम जिस तरीके से कूटनीति के तहत जो है ना अमेरिका जैसी देश से जो है ना और इतने बड़े आतंकवादी को जो है ना दिल्ली देश की सरजमी कर लेके आए हैं, तो वो सब बधाई के पात्र हैं। साथ ही मीडिया के साथी भी जो है ना, क्योंकि लगातार पहली गोली चलने से लेके आखिरी तक जो ना आज तक जो ना मीडिया जिस तरीके से कवर किया, जिस तरीके से दबाव बना, वो उसके लिए आप लोग भी सब इसके जो है ना बधाई के पात्र हैं। अब जो है ना देश के जो विक्टिम लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। जब ये सूचना मिली तो हमें जो है ना अंदरूनी बड़ी खुशी हुई। अब जो लोग जिस तरीके से इन लोगों ने देश के 166 निर्दोष लोगों को मारा और कम से कम 350 लोगों को जो है जख्मी किया, और उसके जो मास्टरमाइंड है जिसने पूरी रचना करी, जिस तरीके से यहाँ इंडिया के अंदर घूम के सर्वे किया, उस आदमी को जो है ना भारत में ला के और हमारी न्यायिक प्रक्रिया के सामने उसके ऊपर उसको दंड मिलेगा तो बहुत बड़ी खुशी होगी। मैं तो ये कहूँगा, हर चैनल से माध्यम से यही कहता हूँ कि इसको जो लंबी प्रक्रिया ना खींच के इसको जल्द से जल्द जो है ना फांसी के तख्ते के ऊपर पहुँचाया जाए। यही जो है ना उम्मीद है और यही बहुत बड़ा हमारे लिए जीत होगी। तहव्वुर राना को लेकर बहुत सारे खुलासे भी हो रहे हैं, बहुत बातचीत भी हो रही है। लेकिन हम आपको सीधे लिए चलेंगे उस दिन जब अलार्म बजा और किसी को मालूम नहीं था, किसी जवान को, कि उनकी क्या ड्यूटी लगने वाली है। आप भी अपनी ड्यूटी पर थे। हालांकि आपको इंतजार था कि जो आपका बच्चा हुआ है आप उसका चेहरा देख लें कम से कम, क्योंकि लगातार 5-6 दिनों से आप ड्यूटी पे थे। आप कोशिश कर रहे थे कि जो आपका बच्चा हुआ है आप जाके उसको देख पाएं। लेकिन उससे पहले ही अलार्म बजता है, असेंबल किया जाता है, फिर क्या होता है कमांडो साहब? जब ये हमला हुआ तो रात का टाइम था लगभग, और मेरा छुट्टी मंजूर हो रखा था, क्योंकि आप लोग देखते होंगे इस तरह की प्रक्रियाओं में तो हर आदमी को छुट्टी दी जाती है, आना जाना लगा रहता है घर में। तो जब अलार्म बजता है तो 20 मिनट के लिए, हम 20 मिनट के अंदर गाड़ियां मूवमेंट कर जाती हैं। 20 मिनट का टाइम होता है। हम लोग अपना हथियार, अम्युनिशन और लड़ाई का जो है पूरा सामान लेकर रेडी रहते हैं। जो पूरा एक कमांडो का अपना किट है वो आप असेंबल करते हैं 20 मिनट में? हाँ, हाँ, पूरा किट असेंबल करते हैं, क्योंकि अलर्ट सेक्शन रहता है, एक स्क्वाड्रन जो है ना वो तैयार रहता है। लगभग उनके जो जवान होते हैं आस-पास ही रहते हैं, अगल-बगल ही।
और पूरी टीम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और सामान जो होता है वो हमारा बॉक्स होते हैं, बॉक्सों के अंदर पैक रहता है, उसमें हथियार रहते हैं और जो इक्विपमेंट हमको ज़रूरत पड़ती है वो सारी तरह के इक्विपमेंट उसके अंदर होते हैं। और उसमें जैसे अलार्म होता है तो वो प्रक्रिया होती रहती है, ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो फटाफट रेडी होके जवान एक जगह जो इलाका डिसाइड होता है उसी एरिया में पहुंच जाते हैं। तो वो होने के बाद जो है ना हम लोग तो वहाँ से गाड़ियाँ निकल गई फटाफट जो है ना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती हैं और रूट लग जाता है लगभग ऐसी जब स्थिति होती है तो फटाफट पहुँचाना होता है। ये 26 से 11 के सुबह की बात बता रहे हैं या रात में ही ये मूवमेंट हुआ आप लोगों का? रात में ही मूवमेंट हुआ, ये रात को करीब जो है ना 10 साढ़े 10 बजे के बीच में जो है ना ये मूवमेंट वहाँ से हो चुका था। क्योंकि वो बहुत ही तेज़ तर्रार जो आतंकवादी, मैं कहूँगा आतंकवादी जो दस्ता होता है, जो आत्मघाती दस्ता होता है, उनको तो सिर्फ इसी तरीके से उनका माइंड वॉश करके भेजा जाता कि आप लोगों ने तो मरना है, आप लोग जो इसके लिए फ़िदा होगे तो अल्लाह ताला के पास जाओगे, वहाँ बेहतर हूरें मिलेंगी। पता नहीं क्या-क्या, किस-किस तरीके से जो है ना उनको इस तरीके से किया जाता है कि वो उनको खुद को पता नहीं होता हम क्या करने जा रहे हैं। और खाली उनको एक धर्म के प्रति और इस तरीके से जो है ना भेजा गया, इतनी ट्रेनिंग उनको दी हुई थी, जिस तरीके से एनएसजी के कमांडो को तैयार करते हैं, वैसे उनको लंबे समय तक तैयार किया गया था। क्योंकि ये ताबूर राना है, ये भी आर्मी का ऑफिसर रहा है, करीब इसने 10 साल आर्मी के अंदर एज ए कैप्टन रैंक, पाकिस्तानी सेना का डॉक्टर था ये। डॉक्टर, हाँ, कैप्टन रैंक था इनका हाँ। और लगातार आईएसआई का एजेंट रहा। तो वो बहुत लंबी प्लानिंग, सालों की प्लानिंग के हिसाब से जो है ना टाइम दे के वो रेडी किया रहता है। और आतंकवादियों के अंदर भी इसी तरीके की क्वालिटी होती है, जो नॉर्मल होते हैं उनको नॉर्मल कहीं न कहीं जल्दी कर देते हैं, जो इस टाइप का जिनको ब्रेन वॉश करते हैं वो लगते हैं, तो उनको इसी तरह के आत्मघाती दस्ता तैयार करके भेजते हैं। तो उन्होंने क्या है कि वहाँ की लोकल पुलिस ने लड़ने की कोशिश की तो वो नहीं टिक पाई, वहाँ की लोकल कमांडो ने कोशिश करी, वो नहीं टिक पाई। वहाँ पे मेरीन कमांडो, नेवी की जो हमारी कमांडो मार्कोस पहुँचे, उन्होंने उनसे टकराने की कोशिश की, तो मार्कोस कमांडो को भी उन्होंने होटलों के अंदर एंट्री नहीं लेने दी, ताज के अंदर जाते ही जो ना उन्होंने अपनी कैजुअल्टी के साथ पीछे हटना पड़ा। उसके साथ वहाँ पे लोकल यूनिट थी, आर्मी की एक यूनिट रहती है, ग्रेनेडियर यूनिट थी, और हाँ। सौभाग्य से मेरी यूनिट ही थी वहाँ पे। तो उस यूनिट ने आके मोर्चा सँभाला। तो हमारे जो उस समय के जो ना बटालियन कमांडर थे, जो कर्नल अरुण अहरी साहब, वो बहुत ही विद्वान और सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने सिचुएशन को तभी भाँप लिया जिस तरीके की सिचुएशन थी, और उन्होंने तुरंत सूचना दी ना डिले करते हुए कि भई ये ऑपरेशन ऐसा है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं और जनता को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। आर्मी के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जो होस्टेज वगैरह होते हैं उनको रेस्क्यू करने का कोई ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। और ऐसे वेपन भी नहीं है, क्योंकि छोटे स्मॉल वेपन से ऑपरेशन नहीं करती तकरीबन आर्मी। और एनएसजी जो है उसको जो ना स्मॉल वेपन के साथ और इसी तरह की क्लोज ट्रेनिंग दी बैटल जाती में है। एनएसजी हाँ, को थोड़ी महारत ज़्यादा है। तो वो रहे हुए भी थे, एनएसजी में पहले भी रहे हुए थे। तो उन्होंने तुरंत बताया कि भाई इसको जो है ना एनएसजी को इसमें आना पड़ेगा। और नहीं तो अक्सर क्या होता है, बहुतों बार होता है, जो लोकल फोर्सें हैं वो अपनी कैजुअल्टी भी उठा लेती हैं, होस्टेज भी जो बना रखे होते हैं वो भी मारे जाते हैं, पर वो ऑपरेशन नहीं छोड़ते और मिलिटेंट भी भाग जाते हैं। ये भी बहुत बार होता है, क्योंकि वो अपनी वो बदनामी समझते हैं। पर इस ऑपरेशन में ऐसा हुआ कि इन्होंने फटाफट, क्योंकि सारी फोर्सें आ गई उसमें, लोकल पुलिस, पुलिस के बाद वहाँ एटीएस, एटीएस के बाद वहाँ पे मेरीन कमांडो, मेरीन कमांडो के बाद वहाँ पे आर्मी। अब आर्मी आने के बाद जो ना हम लोगों को कॉल हुआ था, तो ये तो डिसाइड था कि वो कितने मिलिटेंट हैं, क्या है, कोई सिचुएशन का पता नहीं था। परंतु जो जितना जल्दी हम लोगों को फॉरवर्ड करना था ऊपर से, तो उन्होंने, कर्नल अरुण एरीज ने जो है ना तुरंत डिसीजन लिया और बोला कि भाई ये तो मामला सारा का सारा इसको एनएसजी संभाल सकती है और एनएसजी को बुलाओ। तो ये आप लोग मानेसर में थे उस टाइम पे। उस समय हम मानेसर गुड़गांव तो थे। ये रात के 10 बजे का कॉल है और हाँ। आप लोग असेंबल हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद हम लोगों को फटाफट, हम एयरपोर्ट पे पहुँचते तो हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं तो काफ़ी जैसे काफ़िला होता है, और पुलिस प्रोटेक्ट करती है हमको, लोकल जो पुलिस है उसको भी कॉल होता है, वो ऐसा कॉल होता है। स्कॉट करती है वो हाँ, आपको? हाँ, तो वो ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है। जो टोल पड़ता है, मान लो टोल खुल जाता है, सीधा का सीधा, मतलब कहीं रुकावट नहीं होती। तो हम फटाफट एयरपोर्ट के ऊपर आए, एयरपोर्ट पर अंदर आने के बाद वहाँ पे हम लोगों को जो बताया, उस जहाज़ के अंदर हमने वहाँ पे सामान
अपना शिफ्ट करना शुरू किया, गाड़ियाँ आके रुकी। उसके बाद मैसेज आता है कि जो है ना उस समय के जो है ना माननीय गृह मंत्री जो है ना आप लोगों के पास आएँगे, वो कुछ बातचीत करेंगे जवानों से जो कमांडो जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, उन सब के लिए। तो गृह मंत्री जी आते हैं वहाँ पे और काफ़ी देर बातचीत करते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं। कोई ख़ास कोई ऐसी बातचीत नहीं किसी तरीके की, कोई जवानों को कोई मोटिवेट करने वाली बात हो या और कोई बात हो। और दूसरा यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एनएसजी का जो कमांडो होता है उससे ऊपर इस देश के अंदर कोई फ़ोर्स नहीं है, कोई कमांडो नहीं है। किसी को इतनी जो है ना ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि देश बहुत खर्चा करता है एक कमांडो को तैयार करने में, और ट्रेनिंग करते करते भी कमांडो की भी मौत हो जाती है, बहुत सारों को चोट लग जाती है। 500 कमांडो अगर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनमें से 100-150 कमांडो मुश्किल से तैयार हो पाते हैं। बहुत सारे चोट लग के किन्हीं कारणों से चले जाते हैं। और वो जो 100-150 तैयार होते हैं उसमें से 20-25 कमांडो जो होते हैं मात्र, वो ऑपरेशनल टीम के अंदर जाते हैं, जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एंटी टेररिस्ट ग्रुप है एंटी, हाँ। उसके अंदर जाते हैं। और 15-20 कमांडो 52 के अंदर आपके जाते हैं। लोगों का कितना दस्ता था जो आप लोग यहाँ से मानेसर से जब गए आप लोग इसके लिए? हमारा एक स्क्वाड्रन था, एक स्क्वाड्रन के अंदर 3 टीम होती हैं। हम्म। 3 टीम, एक टीम के अंदर 20 कमांडो रहते हैं और एक हेडक्वार्टर एक स्क्वाड्रन होता है, उसमें 5-7 होते हैं। तो लगभग 90-100 के आसपास आप लगा के चल पड़ो। कुछ अधिकारी भी थे। अब जब देश का गृह मंत्री जाने लगा, उसने मैसेज दिया, तो वहाँ पे आईजी ऑपरेशन को भी आना पड़ा। देहरादून से उनको बुलाया गया, वो देहरादून में थे। और डीजी एनएसजी को भी आना तो पड़ा। ये सब रात में ही होता रहा? रात में तमाम अफसरों को आना पड़ा। उसके आने से पहले ये लोग लाइन अप हुए, नहीं तो इन किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। सिर्फ हम लोगों को विदिन 2 घंटे के अंदर हम जो ना मुंबई पहुँच जाते। रात भर वहाँ पे भाषण प्रदर्शन हुआ। उसके बाद वो गृह मंत्री जी, उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी थे, वो बोले मैं भी मुंबई चलूँगा कमांडो के साथ। अपनी ड्रेस बदलने के लिए गए। ड्रेस बदलने के बाद आए, वो 2 घंटे बाद जो ना वो वहाँ पहुँचे। जिस जहाज़ के अंदर हम बैठे हुए थे वो बोला ये जहाज़ नहीं चलेगा, दूसरा जहाज़ आएगा चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से दूसरा एयरफोर्स का जहाज़ आता है, उस जहाज़ के अंदर फिर सामान लोड किया जाता है, फिर उस जहाज़ के अंदर बैठ के हम लोग जाते हैं। कितने बज गए? यहाँ करीब रात के हमको यहीं पर 3 बज गए। 3 बजे के बाद जो है ना फिर वो जहाज़ जाता है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, उस जहाज़ की भी स्पीड ऐसी होती है जिस स्पीड से चलते हैं, आपने पता है। और कोई उसके बाद जो है ना उस बीच के अंदर पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी साहब यहाँ पर आए हुए थे। उनको प्राइवेट चार्टर से पाकिस्तान भेजा गया। उसके बाद हम लोगों का मूवमेंट हुआ। जब वो मूवमेंट होने के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ, एक तरफ जिस तरीके से आतंकवादी हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारते रहे, पूरी रात भर उन्होंने 166 लोगों को मारा, और दूसरी तरफ जो ना देश का गृह मंत्री हम लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा रखा, जिसके पास कोई सूचना नहीं थी कितने आतंकवादी हैं, कितना हमला है, कैसे इसको करना है, कब वो करना है। हम अगर जल्दी से जल्दी पहुंच जाते तो मेरा ये कहना है 166 निर्दोष लोग नहीं मारे जाते। क्योंकि जैसे हम वहाँ पे सुबेरे पहुँचे, गृह मंत्री को और कांग्रेस की सरकार को ये था आगे आराम से ऑपरेशन होगा, गाड़ी से जाएंगे, दिन निकल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर आ जाएगा, बातचीत आतंकवादियों से करके और मामले को निपटाएंगे। इसीलिए जो ना पूरी रात को भर करते रहे। जब गृह मंत्री चला गया, उनको हमारे अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया कि हमने ऑपरेशन कैसे करना है। हम लोग वहाँ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टरों के अंदर बैठाए गए और डायरेक्ट हेलीकॉप्टरों से हम लोगों को वहाँ छतों के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया। आपको किस बिल्डिंग पे उतारा गया था? ताज होटल के साथ वाली आप बिल्डिंग के ऊपर। ताज के साथ वाली बिल्डिंग पे आप भी बिल्कुल, उतरे बिल्कुल, थे? हाँ। सबसे पहले हमारे हेलीकॉप्टर से हम लोग ही ड्रॉप हुए थे, जिसको मीडिया भी कैच नहीं कर पाया था। मीडिया को भी आइडिया नहीं था कि हेलीकॉप्टर से कमांडो आएँगे। जब दूसरा और तीसरा हेलीकॉप्टर आया, तीसरा जो हेलीकॉप्टर जो आया, वो हेलीकॉप्टर में नरीमन हाउस की छत के ऊपर कमांडो उतारे गए उसमें। उसको मीडिया कवर कर पाई थी। पहले वाले को तो अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी इस तरह का ऑपरेशन नहीं होता, और ये बहुत बड़ा
निर्णय लिया, मैं वो जो एयरफोर्स के जो पायलट साहब जिन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़ाया उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि इतनी नज़दीक और इतने तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाना भी अपने आप में बहुत वो बड़ी भी हिम्मत टारगेट में की आ बात सकता होती था। है, क्योंकि मात्र एक गोली से जो है ना हेलीकॉप्टर भी गिर सकता था और सारे के सारे लोग हम हेलीकॉप्टर में भी मारे जा सकते थे। परंतु जब हम गए तो हमने जो ना 15 मिनट के अंदर, मात्र 15 मिनट तो पूरी लगी भी नहीं होंगी, नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म कर दिया। हमारा एक कमांडो हवलदार गजेंद्र वहाँ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, 2 हमारे साथियों को चोट लगी और 2 आतंकवादियों को हम लोगों ने वहाँ पे मौत के घाट उतारा और सब लोगों को जिंदा जो है ना नरीमन हाउस से बचा लिया गया। आधा घंटा के अंदर ओबराय होटल का ऑपरेशन जो है ना हमने सक्सेसफुल किया। उस ऑपरेशन के हमारे 2 कमांडो को चोट लगी, 2 आतंकवादियों को वहाँ पे हम लोगों ने मार गिराया और ओबराय होटल के जो इतने लोग बंदी बना रखे थे उनको सुरक्षित वहाँ से छुड़वा लिया गया। ताज होटल का ऑपरेशन लंबा चला था क्योंकि रात भर जो आतंकवादी थे वो उसमें अच्छे से स्थापित हो चुके थे। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम रात के टाइम 1 बजे अगर वहाँ मुंबई के अंदर चले जाते, तो क्या हमारे देश के 166 लोग मारे जाते? बिल्कुल नहीं मारे जाते, क्योंकि जब हम आधा घंटा 15 मिनट के अंदर इस ऑपरेशन को कर लिया और जब ताज के अंदर हम पहुँचने के बाद आतंकवादियों को जो है ना अपने बचाव में लग गए थे। हमारे जाने के बाद आतंकवादी इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने बचाव में रहे। हम लोग जो लड़ते हैं, वो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर सब फ़ोर्सें जो है, वो सब की सब डिफेंसिव लड़ाई लड़ती हैं। एकमात्र फ़ोर्स ऐसी है एनएसजी कमांडो जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है। तो जब उस ताज होटल के ऑपरेशन को जो है ना मैं उस टुकड़ी के अंदर शामिल था और जो है ना वहाँ पहला कमांडो के रूप में मुझे ड्रॉप होने का मौका मिला। वहाँ तो हर आदमी पहला ही है, चाहे जो भी है। वहाँ तो ट्रेनिंग सबको एक जैसी दी जाती है, एक जैसा खाना दिया जाता है, एक जैसा मोटिवेशन होता है और 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के अंदर जो भी लोग रहते हैं, वो लोग वही रहते हैं जो सर पे हमेशा कफन बांधे रहते हैं, चाहे वो बनने की बात हो। सबको पता है अब जब मैं एंट्री करूँगा किसी भी बिल्डिंग में, और किसी जहाज फायर में, कहीं से भी तो आके लग मुझे जाए। मुझ पर फायर आएगा ही आए पहले से, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर रहते हैं। तो इसीलिए हमारी 5 आदमी की एक हिट छोटी टुकड़ी हम्म। अटैक करती है। कहीं भी कुछ भी अटैक करते हैं या हम कोई भी कार्रवाई करते हैं तो 5-5 कमांडो करते हैं। 4 कमांडो और 1 कमांडर रहता है। 2 कमांडो आगे रहते हैं, 2 कमांडो पीछे रहते हैं, 1 कमांडर बीच में रहता है। तो इस तरह की जो ना वहाँ पे घटना रही। कमांडो साहब, तो जब आप दाखिल होते हैं ताज के उसमें, क्योंकि बाकी नरीमन हाउस और ओबराय होटल का ऑपरेशन छोटा रहा, ताज में बहुत वक्त लगता है। यहाँ तक आप सुरक्षित थे, यहाँ तक आप लोगों ने जो भी फाइट करा उसमें आप पर किसी तरीके का एम्बुश नहीं हुआ। लेकिन ताज में जब आप जाते हैं और आज के वक्त में जब कमांडो सुरेंद्र को हम देखते हैं, तो जितने शरीर पर जख्म है, वो करगिल में भी कुछ नहीं हुआ, और पराक्रम में खैर ऑफेंस नहीं हो पाया, तैयारी थी। लेकिन 2008 में ताज होटल के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे दाखिल होते हैं, फिर कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं आप लोग? सबसे पहले हम जो है ना न्यूट्रन ताज को क्लियर करते। ताज 2 पार्ट में बना हुआ है, दोनों के बीच में एक गलियारा है, तो वो करीब 22 मंजिल का है। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी कमांडो ने ऐसी बिल्डिंग को कभी नहीं देखा, क्योंकि हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं और जो है ना ज़्यादा बड़े परिवारों से भी नहीं, किसान परिवार से, कोई मजदूर परिवार से होता है। तो पहली बार ऐसा मौका मिला था इस तरह की बिल्डिंग में घुस के ऑपरेशन करने का। इससे पहले कभी ट्रेनिंग भी नहीं किया हुआ था। तो पहले हमने न्यूट्रन को क्लियर किया। उस बीच के अंदर हमारे पास बाहर से फ़ोन आते रहे, अब भाई फलाना नंबर रूम के अंदर वीआईपी है, उसको वहाँ से निकालो, उसको निकालो, वहाँ से निकालो। इस तरीके से जो रिसेप्शन के नंबर थे वो बाहर जो अधिकारी थे उनके पास थे। तो लगातार हम निकालते रहे। न्यूट्रन ताज के अंदर भी हमने निकाला बहुत सारे लोगों को। छोटी सी एक घटना बताता हूँ न्यूट्रन ताज की। जब न्यूट्रन ताज से हम निकाल रहे थे, तो एक बंदे को हम जब ऊपर लेके गए, तो उसने काफ़ी चीज़ें हमको बताई। कुछ लोग तो बता नहीं पा रहे थे, वो इतना जैसे कि निकल उन्होंने रहे थे क्या देखा, क्या होपलेस। नहीं हाँ, देखा? गेट भी नहीं खोल रहे थे। गेट को तोड़ना, पूरी प्रक्रिया लगा के, उसको गेट पे बारूद लगा के, फिर उसको उड़ा के, फिर उस बंदे को निकालना। वो छुपा हुआ बेड के नीचे घुसा मिले, कोई टेबल के नीचे घुस जाए डरता हुआ, और ये कहने के बाद भी कि एमएनएसजी के कमांडो हैं, आप गेट खोल दो, लेने आए हैं। पर इतना खौफ बना हुआ था, कोई नहीं खोल रहा था। तो एक बंदे को जब हम निकाल के ले गए, तो
उन्होंने बताया कि जो है ना आतंकवादी भी हमको ऐसे ही निकाल के ले गए। जैसे हमने गेट तोड़ा तो वो काफ़ी डरा हुआ था, उसको पैर को रस्सी बांध के खींच के बाहर निकाला। फिर वो बताने लगा कि आतंकवादी हमको ऐसे कमरों से निकाल के ले गए ऊपर, और ऐसे निकाल के ले जा रहे थे बाकी को, छत के ऊपर ले जाके खड़ा करा हमको 10-15 आदमी को एक लाइन में, और इस तरीके से हम सबको गोली मारी AK-47 की। तो जैसे उन्होंने गोलियां मारी तो मैं आखिरी में खड़ा था, तो मेरे को गोली नहीं लगी। तो जब वो गिरे गोली लगने से, तो मैं भी उनके साथ फिल्मी एक्टिंग के साथ गिर गया। गिरने के बाद उन्होंने वहाँ पे लात मारी और हम लोगों को गालियाँ दे रहे थे, ऐसे भद्दी-भद्दी गालियाँ। तुमने काफिरों हमारी बावरा मस्जिद को शहीद किया, तुमने हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया, हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी गालियाँ दे रहे थे। तो मैं भी चुप पड़ा रहा, मुझे भी ऐसे लात मार के वो फिर नीचे चले गए। इस तरह से लग रहा था जैसे नशे की हालत में भी वो हूँ। और नीचे जाने के बाद आधा पौना घंटा के बाद में दोबारा फिर आए वो। तो दोबारा जब तक आए तो मैं ऊपर मशीनें लगी हुई, बड़ी-बड़ी मशीनें हवा फेंकने की, उन मशीनों के नीचे शिफ्ट कर गया अपने आप को, और अपने आप को नीचे शिफ्ट करके मैं हनुमान चालीसा, वो आदमी हनुमान चालीसा अपनी पॉकेट में लिए होता छोटी-सी, और उससे मैं इतना प्रेरित हुआ कि उसके बाद मैं भी अपनी पॉकेट में छोटी-सी हनुमान चालीसा रखता हूँ, अभी मेरी जेब में हमेशा रखता हूँ। तो बोला मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो जब दोबारा आए, दोबारा फिर उन लोगों को गोलियां मारी, लात मारी उनको, और जो है ऐसे गालियां दे के वो नीचे गए। तो बोला अगर मैं जगह शिफ्ट नहीं करता तो भी मुझे मारते, और बोले इतने जो है ना आक्रामक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसी को नहीं देख रहे, चाहे छोटा बच्चा है, महिलाएं हैं और हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें देखी। अब पहली बार मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, बहुत सारी माताओं बहनों की उन्होंने वहाँ इस्मत लूटी, और जिनके शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं थे। बाहर कई सारी बॉडियों को हम लोगों ने खुद ने जो ना कपड़ों से जो ना ढकने की, लपेटने की कोशिश किया, क्योंकि जो मंजर था वो देख नहीं सकते। इस बीच में हमने जब हम रूमों से जब लोगों को लेके आ रहे थे, तो हमने कहा भाई हमारे पास तो जानकारी नहीं होटल की, कोई बंदा हमको दे दो, हमको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक बंदे को बोला कि जी हम, एक बंदा आ रहा है बाहर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ में तो बहुत लोग कहते हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं बड़ा शहंशाह हूँ, मैं कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिल्में भी बहुत आ रही है, आप बहुत लोगों की देखा होगा। पर अपने आप में अगर एक आल पिन भी चुभा के देखो, आप आदमी देखेगा तो उसमें भी जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता चुभाना। तो एक बंदा हमारे साथ आया होटल का, हम लेने के लिए आए टीम, हम लेके गए उसको, चलो भाई बताना अब के जो नंबर बताएंगे, तो फिर फ़ोन आया फलाना रूम से निकालो। हम जब लेके निकले तो वहाँ लॉबी से देखे तो वहाँ लाशें पड़ी, इस तरीके से लाशें जैसे किसान गेहूं की फसल काटता, गेहूं की पूली पड़ी रहती है ऐसे, कोई कैसे। अब उसने देखा, देखते ही एकदम कहा नहीं भाई साहब मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तो इतना खून खराबा देख ही नहीं सकता, मैं तो इसलिए आया था कि सीधे सीधे कमरा नंबर बताना होगा, और मुझे आप लोग वापिस छोड़ के आओ। हम बोले भाई हम तो नहीं छोड़ के आएंगे, अब नहीं, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, वहीं बैठ गया, मैं मर जाऊँगा ये वो। तो फिर हमने उसको बाहर छोड़ा। अब फिर खुद ही जो ना लगातार ढूंढ ढूंढ के कमरा कहाँ है कहाँ नहीं है, बाहर से जो बैठे फ़ोन पे बता रहे। तो ये जब चल रहा था तो एक फ़ोन पाकिस्तान से आता है, कोई महिला फ़ोन करती है बाहर नंबरों के ऊपर रोते हुए, जो ना हमें बचा लो, हम लोगों को यहाँ 200 कुछ कमरा नंबर बताया, 5 या 7 क्या था, हम जो है ना बंदी बना लिए, हमें मार रहे हैं आतंकवादी। तो वो फ़ोन हमारे पास आया, अंदर हमारी टीम लेके जो ना हम चल पड़े। तो हमारी टीम के साथ जो ना हमारी टीम कप्तान जो ना मेजर उन्नी कृष्णन साहब थे वहाँ। तो 5-5 की हीट में रहते हैं, 20 की 20 तो टुकड़ी रहती नहीं। तो जब एक जो हीट हमारी चढ़ने लगी सीढ़ियों से, जो ओल्ड ताज के वहाँ से बताया, ओल्ड ताज का जो गेट है उसमें से जैसे सीढ़ी से चढ़ते हैं, सामने स्टैचू लगा हुआ है जमशेदजी टाटा का, और 2 गेट ऐसे पास में, और चारों तरफ उसकी लॉबी बनी हुई है। जब वो सीढ़ियों के बीच में चढ़े तो चारों तरफ से गोलियां, आतंकवादियों ने अम्बुश लगा रखा था, हम फायरिंग शुरू कर दिया। सबसे पहले सुनील जोधा को लगी 8-7 गोली। जब वो गिरने लगा तो सुनील यादव उसके पीछे चला हुआ था, सुनील यादव ने उसको पकड़ा था, उसकी हिप में 2 गोलियां लगी, वो दोनों गिरे सीढ़ियों से। तो मेजर उन्नी कृष्ण साहब सीधा उस सामने जो गेट था उससे फायरिंग नहीं आ रहा था, उस गेट में जंप कर गया, एक गेट से फायरिंग आ रही थी। अब अंदर वो हॉल था और बाहर से 2 गेट दिख रहे थे, और ये कहते आप इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूँ। तो आतंकवादियों को देखता हूँ कह के कूद गए। तो जैसे वो मुठभेड़ उनकी चल रही थी तो वो वहाँ पे आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
हमने अपनी वो कैजुअलिटी को उठाया। जब तक ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे तो एक बार तो जैसे अचानक, ये तो सेकंडों का खेल होता है, तो एक बार संभलने में भी टाइम लगता है। तो जैसे हमने आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया तो वो वहाँ से भाग निकले, और उस भाग निकले में मेजर साहब का रेडियो सेट और उसकी MP5 पिस्टल वो भी निकाल के ले गए, और मेजर साहब की बॉडी को एक पर्दे में लपेट के और एक सोफे के पीछे डाल के चले गए सेट करके। और जब कई घंटे तक हम जहाँ भी जाएं हमको हर जगह मुंह की खानी पड़े, आगे से आगे फायरिंग हो, और उसमें MP5 से भी फायरिंग करें। वो जब MP5 से फायरिंग करें तो हम लोगों को ये लगे कि MP फायरिंग हो रही है तो मेजर साहब उनके पीछे लगे हुए हैं, मेजर साहब फायर कर रहे हैं, और रेडियो सेट के ऊपर भी कोई जवाब ना दे। तो रेडियो जब काफ़ी वो हो गया तो मैंने काफ़ी सारे कोर्स कर रखे हैं, और जो है ना, मैं सेना के अंदर इंस्ट्रक्टर भी था, मैं सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाइड हूँ, आई ग्रेडिंग है मेरा, स्नाइपर कोर्स है, तमाम कोर्स किए हुए मैंने। तो मैं इंस्ट्रक्टर भी था, जो है ना, ऑफिसर के लिए भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैं जवानों का भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, बाहर भी फॉरेन भी रह के आया हूँ, UNO के अंदर भी रहा हूँ। और तो मैंने कहा कि भाई हम दोबारा से वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ मुठभेड़ हुई थी एक बार, मतलब मन में ये वापस आप लोग आते वापिस हैं वहीं, एंट्रेंस हाँ, लॉबी पे। जो बाहर का जो मैसेज आ रहा था उसको हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि हम फिर तो वो ऐसे हो गया ना कि जैसे बताया 305 नंबर कमरा में चले जाओ, 500 नंबर कमरा से ले आओ, उससे ले आओ। तो दो चीज हो रही थी उसके अंदर दो चीज ये हो रही थी, जो आदमी फंसा हुआ था, जो VIP फंसा हुआ था, उसकी जान को भी खतरा हो रहा था। हम पहुंचने से पहले उसके अगल बगल आतंकवादी पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको गेट तो खोलना नहीं था, सबको सूचना थी गेट मत खोलना, NSG आएगी वो करेगी। पर वो जैसे हम आसपास पहुंचे तो वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे और आग लगा के भाग रहे थे वहां से। रास्ते में कोई पानी की पाइपलाइन, कोई ठुट्ठी, सब खोल दे रहे थे। हम आएंगे, अंधेरा हो गया था, होटल की लाइट कट गई थी वहां पे बहुत सारी जगह। तो अंधेरे में हमारे पैरों की आवाज़ें, जैसे पानी में पैर रखोगे छप छप ऐसे आवाज आती है, और वो पूरा होटल ऐसे साइलेंट हो रखा था, या तो गोली चल रही थी या धमाका हो रहा था, तभी आवाज आ रही थी। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। तो उसके दो कारण हो रखे थे। एक सबसे बड़ा कारण, मैं यहाँ कारण बताने से पहले ये बात कहना चाहूंगा कि मीडिया वाले साथियों का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं उनको नमन करता हूं, सलूट करता हूं। उन लोगों ने अपनी जान के ऊपर खेल के, कई पत्रकार साथियों को, रिपोर्टरों को गोलियां तक लगी हैं, पर वो पीछे नहीं हटे। पहली गोली चलने से लेके आखिरी गोली आज तक जो ना इस मामले को दिखाते हैं। परंतु उसका जो नुकसान हो रहा था, एक तो टीवी चैनल के ऊपर लाइव चलने से उन लोगों की, बंधकों की भी जान खतरे में जा रही थी, और दूसरा जो हमारा रेडियो सेट, इंटरनेट, कई चीजें थी। तो जब ये सारी सूचनाएं हमने अपने तरीके से बतायागा तो बाहर फिर निर्णय लियागा। अब जो पत्रकार बंधु भी जो है ना, आधा घंटा 10 मिनट लेट दिखाएंगे और लाइव कोई नहीं बताएगा। अब लाइव पत्रकार बंधु तो चलाने का सवाल तो ये, तो कुछ अधिकारी ऐसे थे जो अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में, उन्होंने करना तो कुछ नहीं था। गृह मंत्री के जो ना तरह मैं कहूंगा, वो जैसे हमको तो बाद में बता रहे थे, अब 305 नंबर कमरे में वहां से VIP को बताओ, वो पहले मीडिया को बता रहे थे। अगल बगल खड़े रहते हैं ना कई वो, मैं कहूंगा यहाँ मेरी भाषा थोड़ी कड़वी लगेगी, जो चमचागिरी करके प्रमोशन लेने वाले लोग थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई देशभक्ति और कोई कुत्ते के ना पत्थर तक नहीं फेंका, जो अगल बगल खड़े थे ना, वो जो हमारे अधिकारियों को सूचना हो रही थी, वो हमको सेट पे सूचना दे रहे थे, या जैसे भी सूचना दे रहे थे, रेडियो सेट एक साधन था जो भी, उससे पहले वो मीडिया को बता रहे थे। अभी कमांडो 500 नंबर कमरा में जाएंगे, अभी न्यू ट्रेंट में जाएंगे, अभी ओल्ड ताज में जाएंगे। तो उसको हमको बड़ा नुकसान पड़ रहा था। तो वो फिर प्रक्रियाएं सारी की सारी रोक दी गई। तो तब हमने वहाँ दोबारा से वहाँ सर्च शुरू किया। तब हमको 8 घंटे बाद जब मेजर साहब की बॉडी वहाँ मिली, तो उसको हमने भेजा, मैसेज दिया। बड़ा झटका लगा, बहुत ही, मतलब दुख तो होता है जब अपना कोई साथी चला जाता है, अपने हाथों से आदमी उठाता है। चाहे हमने पहले अपने साथियों की कैजुअलिटी उठाई और उठाई, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा भर जाता, फिर आदमी कुछ देखता भी नहीं है पीछे आगे क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद हमने मैसेज दिया, बताया अब हम अपने तरीके से जो ना ऑपरेशन करेंगे। हमारे लिए हर आदमी की एक जैसी जान की वैल्यू है, चाहे VIP है, चाहे गेस्ट है, जो भी है। और आप लोग जो है ना, अब चुप रहिए, क्योंकि एक जगह दूसरी जगह जाने में वो भी जगह बदल रही है, हम एक तरफ से क्लियर करते हैं होटल को। कमांडो साहब, लेकिन बात आप आगे बढ़ाइएगा। हाँ, हाँ। आपने बातचीत के क्रम में एक बात कही कि आप लोगों ने देखा कि अस्मत लूटी जैसी चीज, आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि आतंकियों ने ऐसे भी काम किए वहां पे। मतलब सार्वजनिक तौर पर ऐसी कभी कोई जानकारी अभी तक देश के सामने नहीं है
चूंकि आप पहली बार ये बात बता रहे हैं कैमरे पे, आपका कहना है, ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं तो आंखों देखी घटना बता रहा हूँ। मैं तो उन महिलाओं को जैसे काट रखा था, जगह-जगह से बटके भर रखे थे यहाँ फेस के ऊपर, ऐसे जिस तरीके से देखा। और नरीमन हाउस वाले साथियों ने भी खुलासा किया और उस समय भी ये बात उठ के आई थी। परंतु बहुत सारी चीज़ें, जब इतने लोगों की जान चली गई तो उस तरफ तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चों को जिस तरीके से मार रखा था, और जिन महिलाओं के कपड़े तक शरीर के ऊपर नहीं थे, जिनको जो है ना नोच रखा था उन जालिमों ने, तो उसका जो है कोई मड़घड़ंत कहानी नहीं है। ये तो अपनी आँख से देखी हुई कहानी है। और जब ऐसी घटना देखी तो जो खून जो है आदमी का खौल जाता है। एक आम आदमी है इस देश का, हिंदुस्तान का, मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी आदमी चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे कोई नहीं देख सकता, वो भी आदमी जो ना हथियार उठा लेगा, वो भी टकरा जाएगा। और ऐसे बहुत सारे साथियों ने वहाँ लड़ने की कोशिश करी, लोगों को बचाने की कोशिश करी। कई सारे होटल के साथियों ने भी लोगों को बचाया, उन्होंने अपनी जान भी दी है बहुत सारे साथियों ने। मेजर साहब की बॉडी रिकवर करी आप लोगों ने। कुछ घंटों के बाद आप लोगों हाँ। को जानकारी हुई कि हुँ। मेजर साहब शहीद हो गए हैं इस ऑपरेशन में। उसके बाद आप लोग कॉल लेते हैं कि अब ये ऑपरेशन आपके अंदाज में होगा, आप कमांड नहीं लेंगे कि इस कमरे से कैसे किसको एस्कॉर्ट करना है, कैसे क्या निकालना है। फिर आगे क्या होता है, किस तरीके से? बिल्कुल, उस समय तक हम अपनी कई कैजुअल्टी उठा चुके थे। राजबीर लांबा की चोट खा चुके थे, फायरचंद चोट खा चुका था, सुनील जोधा चोट खा चुका था, सुनील यादव चोट खा चुका था, मेजर उन्नीकृष्ण शहीद हो चुका था, राजेंद्र कोरे को चोट लग चुकी थी, और जो है ना हवलदार गजेंद्र हमारा शहीद हो चुका था, मेजर ए.के. सिंह को चोट लग चुकी थी, पी.वी. मनीष को चोट लगी थी। तो हम अपनी भी 11 कैजुअल्टी उस समय तक जो है ना 9-10 आदमी हमारी चोट खा, तो हम लोग उसी वजह से फिर हमने चेंज किया, पूरी रणनीति चेंज कर दी, और हमारे अधिकारियों ने भी एक्सेप्ट किया, आप अपने तरीके से एक साइड से क्लियर करना शुरू करो, क्योंकि इधर-उधर भाग रहे। तो हम जैसे वो कर रहे थे, तो हमारी फिर कुछ लोग है ना स्टॉप टीम ऐसी टीम आ गई थी जो हम पिकेट बोलते हैं, पिकेट लगा दे रहे थे। मतलब जो हमने क्लियर कर दिया, तो जो मेन रास्ते हैं उन रास्तों पर हमारे बंदे बैठ के, फिर उसमें तो वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो आगे जो ऑपरेशन टीम थी, वो ऑपरेशन करने वाली टीम हमारी लगातार चली हुई थी। तो फिर हमने 5वीं मंजिल क्लियर किया, फिर हमने चौथी मंजिल क्लियर है। जब चौथी मंजिल क्लियर किया तो वहाँ रेस्टोरेंट का वो था, खाना बनाने वाला रसोई घर था काफ़ी। अच्छा, किचन। वहाँ पे मुठभेड़ हुई। वहाँ मुठभेड़ जब हुई तो ये 3 आतंकवादी तो भाग गए। तब तक पता नहीं था 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कोई पता नहीं चल रहा था, कोई सूचना नहीं थी किसी तरीके की। एक आतंकवादी को हम लोगों ने पकड़ लिया वहाँ पे, उसको मार पिटाई घुसपैठ की, और हम लोगों ने उसको जिंदा जो है ना उसमें तंदूर की भट्ठी में जो है ना फूंकने का काम किया। और आप लोगों ने देखा होगा उसको खिड़की से फेंकने का काम किया था हमने। और खिड़की से जब ऐसे उंगली हिलाते हुए, आप मेरा फोटो भी वायरल हुआ था, बाहर आया था, हम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी उसके बाद में, जो हौसले जैसे प्रताप भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं उस सिचुएशन में। जिस तरीके से उसको हमने फाड़ा है, वो सारी चीज़ें तो मैं बयान नहीं कर सकता, पर हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको पूछने में भी। मतलब मिनटों के अंदर हमने उसको बहुत सारी उसकी हालत जो ख़राब की। तो मीडिया भी इतना वो था, अगर उसने जो फेंकते हुए को भी कैच कर लिया था वहाँ पे, तब वो बहुत सारे मीडिया के साथियों ने भी बाहर से जयकारे लगाए। तो जब मैं उधर खिड़की से हाथ हिलाया ऐसे, कमांडो साहब, आपको गोली कहाँ लगती है? मेरे पैरों में गोलियां लगी हुई हैं, स्प्लेंडर लगे हुए पूरे शरीर के अंदर। नहीं, ऑपरेशन ये चौथे नीचे फ्लोर के। आखिरी दिन लगी मुझे चोट। तो वो होने के बाद फिर हमने चौथा मंजिल किया, फिर हमने तीसरा मंजिल किया। अब लंबी कहानी है, देखो 72 घंटे की कहानी है, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है उसको मैं 15-20 आधा घंटा में समेटना। पर मैं मेन घटना के ऊपर आता हूँ। उसके बाद ये भी मेन ही घटना थी, जब एक सेना, एक सिस्टम के ऊपर पूरा हावी हो रखे आतंकवादी, तब हमको एक मौका मिला था, हमने उसमें कोई कसर छोड़ी नहीं। हाँ। और हमको लाश को ढोने से क्या था, हमको सीढ़ियों से उसको टांगे लेके आए इधर उधर, क्या महत्व तो था नहीं, चाहे वो सीढ़ियों से ले लो चाहे उसको डायरेक्ट दे दो। तो उसको हमने नीचे भी, हमारे लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे, कुछ हुआ। तो जो आग लग रही थी, तो फिर हमने बोला कुछ हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो वो होने के बाद में फिर तीसरी मंजिल को क्लियर किया, 3rd फ्लोर क्लियर हुआ। फिर हम 2nd फ्लोर में आ गए। 2nd फ्लोर रात का टाइम था, करीब 28 तारीख की रात थी,
साढ़े ग्यारह बजे के बाद का आसपास का टाइम। हम घड़ी रखते नहीं, क्योंकि वो कोई भी नहीं रखता वहाँ पर घड़ी इस टाइप के, क्योंकि वो धरपकड़ ये वो उलझ जाता, टूट जाता, ये होता रहता। तो सेकंड फ्लोर में और साथी आगे आगे गाइड का काम कर रहे थे, बदलते रहते। तो मैं बदला था, 5-7 रूम मैंने चेंज किए थे, सर्च किया था। तो जैसे मैंने सर्च किया रूम, उसमें ताज होटल के अंदर क्या है, शीशे के गेट लगे हुए, अंदर से दिखता है। बहुत बार तो ऐसा तो वो अंदर से गोली मारे थे, वो इधर से शीशे के अंदर से टप गिलास को भी पार करके AK-47 की गोली आ रही थी। और हमारे पास तो लो पावर अम्युनिशन का इस्तेमाल करते हैं, MP5 है, पिस्टल है, तो वो ज़्यादा नहीं हो। तो उसका एक रीजन है। मैं समय के हिसाब से रीजन बता देता हूँ। बहुत सारे साथी डाउट में रहेंगे, अभी आप भी बड़े हथियार से गोली चला दो, तो क्यों नहीं चलाई, ये नहीं चलाया। हथियार हमारे पास भी सब होते, कोई बंदिश नहीं होती। पर अगर मैं बड़े हथियार की गोली चलाता हूँ तो वो रिपचट होके कई आदमियों को मार सकती है। मैंने गोली तो मिलिटेंट को मारी, मिलिटेंट को भी लग जाएगी और 4 आदमी के अंदर से भी निकल जाएगी वो और आगे, और दीवार से लग के घूम के भी किसी को लग जाएगी। तो इसलिए हम लो पावर का रेंज पावर ज्यादा होता हम टारगेट पे ही मारते हैं गोली। तो जब वो हुआ तो जैसे मैंने किया, तो मेरे से आगे वाले का दरवाजा एकदम खुला। 3 दिन से दरवाजा तोड़ने से टूटता, खोलने से तो किसी ने नहीं खोला, ये दरवाजा कैसे हिला, मेरे एकदम दिमाग में हो गया। तो मेरे जो साथी थे, हम बिल्कुल ऐसे चलते, आगे वाला ऐसे, और उसकी पीछे वाले की कमर के ऊपर आगे वाले की छाती ऐसे रहते बिल्कुल फॉर्मेशन बना के। क्योंकि आगे वाला गोली लगे, दूसरा गिर जाए, दूसरा के लगे, तीसरा गिर जाए, तो चौथा आदमी मार ले, 5वां आदमी मार ले, क्योंकि सबको बॉडी हॉर्ने से लगा रहता है। तो जैसे मैंने वो पीछे वाले को एकदम पुश किया, मिलिटेंट, ऐसे मैंने बोला मिलिटेंट, उसको पीछे धका, तो पीछे वाले रूम में पोजीशन लेके सारे बंदे एकदम चढ़ के। अब मेरी ऐसी सिचुएशन होगी कि मैं अकेला वो बरामदे में ही रह गया, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं थी, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए, जैसे उसने मिलिटेंट ने ग्रेनेड मारा मेरे ऊपर, वो सेकंडों में मैं नीचे जंप कर गया। 1 सेकंड का मामला था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी कुछ पार्ट। तो जैसे वो ग्रेनेड तो ऊपर ही फटा बरामदे में, मैं नीचे गिरा, गिरते गिरते मैं उस ठूठी के अंदर, मेरी वो सीलिंग ऐसे हथियार खुले हाथ रहते हैं, तो वो फंस गई, था ऐसे झटका लगा, ऐसे जो झटका लगा, ऐसे मैंने हाथ उठाया, ये मेरी कॉलर बाउंड निकल गई झटके में हड्डी। तो जैसे नीचे गिरा, गिरते तो चोट का कोई ध्यान नहीं, जब आदमी के सर के ऊपर मौत होती, चोट कोई ध्यान। मैं फटाफट नीचे एकदम से आया, नीचे बार था, तो हमारे MP5 में लाइट भी थी, मैंने लाइट मारी, तो जैसे आपके यहाँ कुर्सियाँ बार में रहती हैं, कोई लाश ऐसे पड़ी है, कोई ऐसे पड़ी है, और अब मैंने पीछे स्टोर था, उस तक मैं देखा कि वहाँ पोजीशन ले लेता हूँ, और मेरे मन में ये था कि ग्रुप से अलग हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है एकदम आदमी को। तो हमारी टीम ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती, हमारे बंदों ने उस रूम में एकदम हमला किया, तो उस रूम के वहाँ सीढ़ियाँ थी वहाँ पे, और वो सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करके डायरेक्ट। जब उस सीढ़ियों पर उन्होंने अटैक किया, तो मैंने वहाँ पोजीशन ली, मैंने भी उस सीढ़ियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। 1 मिलिटेंट हमने उस सीढ़ियों में मार लिया। 2 मिलिटेंट, जब मैं नीचे से भी गोली चला रहा था, ऊपर से भी गोली चल रही थी, तो वो अपनी जान बचाने के डायरेक्ट नीचे कूद गए, उनको गोली नहीं लगी, और वो बार के पीछे और सीढ़ियों के नीचे पोजीशन ले लिया। ना ऊपर वालों की गोली लगे कहीं से भी, और ना मेरी गोली लगे। 1.5 घंटा तक हमारा फायरिंग चलता रहा। उन्होंने मुझ पर ग्रेनेड फेंके, पूरा स्प्लेंडर हो गया, कोई पोजीशन नहीं थी। मात्र ये इतना ही बड़ा बार होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा बस, उस कोने में मैं, इस कोने में गेट के पास वो। अब मेरे पास गेट के निकलने का भी कोई रास्ता नहीं। तो लगातार जब गोलियां चलती रही, तो मैंने बात किया, मेरे पास फ़ोन था, अगर मैं रेडियो सेट पर बोलता और कुछ मैं बातें बताता। मैंने फ़ोन पर अपने कमांडर को बताया कि ऐसे बात है, मैं फंस गया हूँ, नीचे बार है, मैं बार में फंस गया हूँ भाई। धीरे से मैंने इतनी सी बात बोल के, गोली चल रही थी, धमाका, और तो गोलियों के इनके बीच में मैंने उसको करा, और मैंने जो है ना अपना फ़ोन काट दिया। 1.5 घंटे तक वही चलता रहा, कोई वो नहीं। उन्होंने देखा रास्ता प्लानिंग करके, और मैंने सोचा कि भाई अब तो जो है बचना मुश्किल है, पर आतंकवादियों को नहीं भागने दूंगा। मैंने एक ग्रेनेड भी अपने पास रखा लिया, किसकी पिन निकाल दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, इनको भी मार दूंगा। मतलब ये मैंने पूरा विचार बना लिया। भाई गोली तो खत्म होनी, धीरे कम होती जा रही थी, उनकी भी कम होती जा रही थी। तब तक आपके पैर में गोली लग गई थी? ना, जब तक पैर में गोली नहीं, स्प्लेंडर लगे हुए थे तब तक मुझे। तो जब पूरा वो हाई फ्रिक्वेंसी धमाकों की वजह से कानों में भी पी ऐसी आवाज सुनी, उस बीच में एक पुलिस वाले साथी ने बाहर से आंसू गैस का गोला मार दिया खिड़की से, तो उसमें वो पूरा धुआं और भर गया, आंख से पानी, नाक से बिल्कुल, और आंख से जलन देख रहा। मतलब वही एक भाई
दूरी कितनी है, 5 कदम की दूरी है, बस इतनी जी, जी। दूरी पे। हाँ। अब वो आतंकवादी पहले मुझे भी खूब गालियां दे रहे थे, मैं भी उनको खूब गालियां दे रहा था। अब गालियां तो क्या बताएं, टीवी चैनल पे तो नहीं बता सकते, पर जितना उन्होंने कि भाई काफिरों हम छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे, हम वो हैं, हम बख्शेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उधर से मैं भी कह रहा था, जब वो बीच में उन्होंने बोला कि जो है ना ऐसे कि भाई हम भी पठान के बच्चे हैं, ये है वो है, तो मेरे भी जो मुंह में जैसे आ रहा था, मैं भी इधर से बोला कि मैं भी जाट हूं, शमशान घाट तक जाते हम, जिससे दुश्मनी करते हैं, कब्रिस्तान तक छोड़ के आऊंगा तुमको, और इस जमीन के अंदर नहीं गाड़ दूं यहीं पे। और तुम अगर अल्लाह ताला जो भी तुम्हारा है, जिसने भी तुमको भेजा है, जिसने भी तुमको मोटिवेट करा है, अगर तुम सही हो और तुम्हारे में दम है, तो अब इस जमीन को फाड़ के नीचे घुसने की कोशिश करो, तुम्हें पाताल से भी निकाल लाऊंगा। उससे नीचे भागने की गुंजाइश थी ही नहीं कहीं भी। और मेरे साथी जो गेट था उससे भी ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे, हमारे वहाँ एलएमजी उन्होंने लगा दिया वेपन से। अगर भाई इधर से इधर जाएंगे तो सुरेंद्र सिंह की तरफ जाएंगे तो गोलियों के बीच से निकलना पड़ेगा। ऊपर से भी मेरे साथी, गोली भलाई नहीं लग रही थी, पर वो भी गोली चला रहे थे ऊपर से, टक टक टक, ब्लॉक कर दिया था फायर खोल ब्लॉक। के। इधर से मैं भी फायरिंग कर रहा था, पर मैं फिर रुक रुक के फायरिंग कर रहा था, जैसे जैसे शुरू में तो काफी हुआ। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आदमी के मुंह पे जो भी बात आती है, जो भी, अब उन्होंने ये जब बातें मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, तो वो किसी रेडियो सेट उनके पास था, उससे वो बात भी कर रहे थे बीच बीच में जैसे। अब बीच बीच में एकदम साइलेंट हो जाता था, जब कोई भी गोली नहीं चल रही, ना मैं चला रहा ना चला, जब वो खटपट कुछ होती तो मैं तुरंत गोली चला देता था। उधर से वो अपनी मर्जी से चला रहे थे, क्योंकि मैं तो खटपट नहीं कर रहा था, कभी ऐसी पोजीशन में नहीं था मैं तो खटपट वाली में, क्योंकि मुझे ये भी था कि वो 2 हैं 10 हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। हाँ। तो फिर करीब उस बीच में फिर वो ये भी बातें कहने लगे कि भाई हमको जो है ना माफ़ करो, हम आगे से नहीं करेंगे, हमको जो है ना हम नेकी के रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम जो है ना इस। तो मेरे पास तो कोई सिलेंडर करने की और ऐसी पोजीशन था ही नहीं मैं कि उनको कहूँ, और अंधेरे में वैसे कि उनका क्या विचार है, कैसे मैं कह दूँ ठीक है आप बाहर निकलो। बाहर निकला, वो एक बार तो बाहर निकला है, मैं भी बाहर निकला हूँ, तो वो तो इतने सारे आदमी, तो एक आदमी कितनी फाइट करेगा। और तो मेरे मुंह में से यही था कि भाई अब तो तुमको मैं दफना के छोड़ूंगा, ठीक है ना, तुमको किसी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरीके से तुम लोगों ने हमारे देश के लोगों को मारा है, जिस तरीके से माताओं बहनों की इस्मत लूटी है, छोटे छोटे बच्चों को लूटा है, मैं तो जाटनी से पैदा नहीं हूँ, अगर तुमको नहीं अगर ज़मीन में दफना दूँ तो और तेज तेज मतलब आवाज़ चिल्ला के बहुत ज़ोरों के साथ में मुझे बाहर निकाला। 1.5 घंटा बाद हमारे साथियों ने निकाला। फिर हमारे आईजी साहब ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने बताया कि वो किसी से बात भी कर रहे हैं, बीच-बीच में बातें भी हो रही हैं, पर मैं उनकी बहुत सारी बातें नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि एक तो दूर था, एक वो धमाका इतना हुआ कि उससे सुनने में ही बहुत ही पी ऐसे शुरू होगी कानों में। पर वो भी बताने के लिए उनको भी तेज़ बोलना पड़ रहा था, क्योंकि फायरिंग तो चल ही रही थी। तो मगर किसी से बात भी कर रहे हैं वो लगातार, और जो है ना ऐसे भी बोल रहे हैं सिलेंडर हो जाए, बोला वो अब सिलेंडर हो सकते हैं, मैं कहा ये तो कहना मुश्किल है। तो अफसर की तरह सोचता, पर सुरेंद्र सिंह के पास तो माफ़ी का कोई कॉलम था नहीं ना। भाई मेरे पास माफ़ी का कॉलम था, या मैं आज झूठ बोल दूं, मेरे तो सामने वो अगर सिलेंडर भी करते तो मैं तो उनको हेड शूट कर देता किसी भी हालत में, किसी की मैं सुनने वाला था ही नहीं। मैं तो यहाँ जब गृह मंत्री जब भाषण दे रहा था, तब मेरे तो जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ठीक है ना, मैं पता नहीं क्या कर देता, ठीक है, पर क्या बंधे हैं, बॉडी वर्दी में बंधे हुए लोग होते हैं, कुछ नहीं कह पाते। और सबसे पहले खुलासा भी मैंने किया था, क्यों लेट हुआ, कैसे लेट हुआ, क्या कारण हुआ। और तो उसके बाद में जो है ना मुझे मोटिवेट किया गया, मुझे इंजेक्शन वगैरह का पूरा खून खून हो रखा है, काली ड्रेस पहनते तो उसमें दिखता नहीं, पर गीला हो रखा था। और मुझे बताया, वही उसी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आप ग्रेनेडियर के सिपाही हैं, जो है ना ग्रेनेडियर की आन बान शान और एनएसजी के ये हीरो हैं। आपको अगर हम दूसरे को अगर अंदर घुसेगा ना, तो सुरेंद्र हमारे कमांडो की हमको कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई साथी चला जाए, पहले ही हमारे बहुत सारे साथियों को चोट लग गई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अब मैंने तो देखा था आंखों से, बहुत सारे लोग जान, अगर ये यहाँ से निकल गया आतंकवादी तो पता नहीं दोबारा फंसेंगे नहीं फंसेंगे, इनको तो मार लेते, बाकी का हमें ये भी नहीं था कि और भी है, तब तक ये भी था कुछ एरिया बचा हुआ था और भी हो सकते। तो दोनों तरफ से वो बाहर के वहां से एक बरांडा जाता है, दोनों तरफ से बरांडा बंद कर दिया, टेबल लगा दिया कि मिलिटेंट अगर बाहर भाग भी जाए, मान लो हमको मार के, तो फिर भागने दो। और उस बरांडे में भी जो ना, जैसे ये बरांडा है, इसमें घुसना है, तो बरांडे के इधर भी हथियार लेकर लगा दिए हमारे बंदे, उस साइड भी अगर निकले कोई भी बंदा तो फायरिंग करनी सीधी की सीधी। और पहले
कमांडो सुरेंद्र सिंह एक ग्रेनेड फेंकेगा, स्टेन ग्रेनेड, फिर 2 ग्रेनेड ऊपर से फेंकेंगे, वो फटेंगे, फिर चौथा ग्रेनेड सुरेंद्र सिंह कमांडो फेंकेगा, चौथे ग्रेनेड के साथ ये हीट एंट्री करेगी पूरे 5 आदमी। तो वो पूरी प्रक्रिया हुई। मैंने जो चौथा ग्रेनेड फेंका, मेरे अंदर इतना जोश, इतना जुनून और इतना मतलब मैं अपने कंट्रोल से बाहर था, या कुछ भी कहो उसको, मेरी बहादुरी कहो, उसका मेरा आत्मविश्वास कहो, या मेरा भय कहो, जो भी, मतलब मैंने वो ग्रेनेड फेंका, उस ग्रेनेड के साथ ही मैं जंप कर गया। वो करीब करीब 20-30 कदम, 20 कदम से ज़्यादा की दूरी थी, 10 कदम की लगभग गैलरी थी उसमें, और 10 कदम की गैलरी के बाद जैसे भीड़े रास्ते से अंदर गए, और फिर वो चौड़ा बार अंदर जाके खुलता था। मतलब 2 दुकान थी आगे, हाँ उन जी, हाँ दुकान के बाद बार था, और 20 दुकानों की गैलरी थी। तो वो 10, 15, 20 कदम, मैंने, मुझे आज तक नहीं पता अगर मैंने 1 कदम लिया, मैंने 20 कदम लिए, मैंने 2 कदम लिए। देखो फुर्ती तो हमारे सबके पास चीता से ज़्यादा होती है, एनएसजी के कमांडो के पास। तो जैसे मैंने जंप किया, जो बार था उस बार के ऊपर मैंने जंप लिया। वो सारा अंदर मेरे आंखों में पूरी पिक्चर थी आंखों के अंदर, और पूरा का पूरा MP5 की 32 गोली मैंने अंधाधुंध तरीके से, वहां तक मैं भाग के गया, तब तक मैंने कोई गोली नहीं चलाई, बस अपने पोजीशन के अंदर और एकदम जंप के साथ। अब वो गोली मारने के बाद मेरे दिमाग में वही था, मरता हुआ मिलिटेंट भी ग्रेनेड पिन निकाल लेता है, मारता, वो भी पूरी फायरिंग कर। जब वो मैं भाग के गया हूं ना, तब वो फायरिंग कर रहे थे नीचे गर्दन करके, तो मेरे पैरों में गोलियां लगी, दोनों में निशान बने पूरे शरीर में, और भी दर्श। और मैं फिर एकदम जब गोलियां मारने के बाद एकदम मैगजीन खत्म हुई, तो मेरे पास ये भी पोजीशन थी कि मैं पिस्टल निकालूं। मेरे पास पिस्टल भी था, यहाँ थाई पे बंधा रहता हमारा पिस्टल तुरंत। पर मैंने पिस्टल ना निकाल के मैंने कमांडो डैगर निकाला, हमारे पास चाकू भी होता है, मैंने कमांडो डैगर निकाला जंप करते करते ऐसे, और मैंने वो दोनों की गर्दन ऐसे दबा ली। जैसे मैं उस साइड से कूदा, उनका फेस इधर था, मेरा फेस इधर था, तो इधर से कूदा तो मैं हवा में पलटी मार के, और मैंने दोनों को ऐसे इतना ऐसे जकड़ लिया, और तगड़े से चाकू से दोनों को, चाकू एक बार उसको 2-3 चाकू, एक बार उसको 2-3 चाकू, ऐसे मारता रहा, और तेज तेज चल रहा था, भारत माता की जय, सरौदा शक्तिशाली, जो ना साहस की विजय। ये जब हम बैनेट फाइटिंग करते हैं, जो गुत्था मुत्थी की लड़ाई होती है, तो हम ये नारेबाजी करते हैं, और उस नारेबाजी में हमारे जो बाकी साथी होते हैं वो समझ जाते हैं अब फायरिंग नहीं करनी, अब बैनेट फाइटिंग करना, घोप निकाले, अब ठीक है, घोप निकाल भी बोलते हैं। मतलब वो कि मैन टू हाँ, मैन अभी बैटल जो चाकू है। की लड़ाई, अब वो लड़ाई नहीं। तो जब तक वो फायरिंग और वो चल रही थी, तो हमारे बंदे तो वहीं गेट पर रह गए ना, वो फायरिंग भी नहीं कर सकते कि बीच में मैं फंस गया, अब उन्हीं की गोली सुरेंद्र को लगेगी, किसको लगेगी। तो उनके भी हाथ बंद के वो तो कुछ सेकंडों के लिए रुके रहे, वो करीब 10-20 सेकंड के अंदर अंदर। अब जैसे ही वो मैंने नारा लगाना शुरू किया, नारा जैसे लगाते भारत माता की जय, तो वो हमारे कोडवर्ड है, तो वो तुरंत वो सेकंडों में मेरे बंदे भी वहाँ पे टूट पड़े, और उनको वहीं हमने दोनों बंदों को वहीं खत्म कर दिया, उनकी गर्दन पूरा। आपने देखा होगा, हमने वो धड़ से सर जुदा कर दिया उन लोगों का वहीं पे, और उनकी आपने देखा होगा किसी की बॉडी भी ज़्यादा बाहर पिक्चर आई नहीं थी। तो इतना गुस्सा था, उसके बाद पूरा खूनम खून हो रखा था। फिर जो है ना, मुझे भी बाहर निकाला, जैसे मतलब हाथ ऐसे थे कि वो हमारे साथियों ने, वो कई साथी कह रहे मतलब बड़ी मुश्किल से, जो कई फिल्मों में देखते होंगे आप, कोई वो ऐसे पकड़ लेता ना हीरो और छूटता नहीं ना, तो मतलब ऐसे, मतलब मन में कहीं वही, कहीं पिन विन ना निकाल दे ऐसे दबा के। तो तब बाहर निकाला, फिर हॉस्पिटल में वहाँ इलाज चला, फिर दिल्ली इलाज चला। 2 दिन पहले बेटा पैदा हुआ था, 3 दिन पहले घरवाली भी हॉस्पिटल के अंदर थी। जब मैं उस रूम में बंद था, जब मेरे दिमाग में भी यही बात भी बीच में चल रही थी। बहुत केस ऐसे होते हैं जिनको बच्चा पैदा होता है, उनका पिताजी शहीद हो जाता है, किसी के पेट में बच्चा होता है, होने वाला होता है, तो कोई मुठभेड़ में, मतलब हम तो देखते रहते फौजियत ऐसे किसी, तो मेरे भी दिमाग में वही था। पर जब मुझे मेरे अधिकारी जो आईजी ऑपरेशन मुझे मोटिवेट कर रहे थे, तब मैंने उनको कहा कि सर मैं अब नहीं मरूंगा इन मिलिटेंटों से, अगर मुझे ये मारते ना तो इस 1.5 घंटे के अंदर मैं मर जाता। अब नहीं मरूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं ही मारूंगा इनको। बड़ी रोमांचक कहानी सुनाई सर। वैसे तो ये लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, इसको सुनने के बाद हमारा सल्यूट आपको, और आप जैसे हमारे तमाम जो एनएसजी के लोग हैं, और जो भी हमारा डिफेंस या सुरक्षा से जुड़े लोग हैं। अच्छा, ये तो हो गई यात्रा आपके इस करियर की। आपका सियासी करियर की यात्रा पर भी जरा कुछ बात हो जाए कि सियासत में आने की बात आपने कैसे सोची? मैं उस हमले में चोट लगने के बाद मैं यहाँ आपको सियासत के लिए खुल के बोलूँ, वो हमला जो हुआ उसमें कांग्रेस का ढुलमुल रवैया था, और कांग्रेस की मिली भगत थी उस हमले के अंदर। जो कमांडो ने मिलिटेंट मारे ताज होटल के अंदर, हमने 4 मिलिटेंट मारे हमारी टीम ने, जिसमें से 2 मिलिटेंट मैंने मारे। 627 आदमी को मैंने ताज होटल से रेस्क्यू किया।
और 2 मिलिटेंट नरीमन हाउस में मारे, जिसमें 2 कमांडो हमारे जख्मी हुए। हम 9 कमांडो को कोई भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। जिन लोगों ने पत्थर भी नहीं फेंका लड़ाई के नाम से, करकरे हो, कामटे हो या कोई भी हो, उन लोगों को अशोक चक्र दिए गए। हम ये नहीं कहते क्यों दिए गए, ठीक है जिसको जो दिए, पर सबको पता है पुलिस ने वहां लड़ने से मना कर दिया था, मेरीन कमांडो ने लड़ने से मना कर दिया था, तमाम देश की फोर्सों ने वहां लड़ने से मना कर दिया था। तब जाके एनएसजी गई और एनएसजी ने वो मिलिटेंट मारे और हमने वो ऑपरेशन खत्म कर दिया उस लड़ाई को। उस लड़ाई का आगे कोई पार्ट नहीं बचा। अगर लड़ाई का कोई पार्ट बचा होता ना, जैसे जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन हर रोज चलता रहता है, मिलिटेंट भाग गया रह गया, तब आप हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकते थे। उस ऑपरेशन को हमने वहीं खत्म किया। हम लोगों को इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए, सब लोगों को दुनिया भर के गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। जब हमने मुद्दा उठाया, हमने बात रखी, तो इन लोगों ने बोला कि आप लोगों का केस है ना टाइम बाउंड हो गया है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रति इनकी जवाबदेही थी, इनका जो मंसूबे थे और जो इनका ऑपरेशन था वो हमने फेल कर दिया। पाकिस्तान का जो रणनीति थी वो हम लोगों ने फेल की, तो इस कारण हम लोगों को मेडल नहीं दिए। वो बात जब हमने उठाई, हमने बात रखी, तो बहुत सारे टीवी चैनलों ने बोला, हमारी बात उठाई, कई चैनलों में चला, देशभक्तों का दर्द, एनएसजी के कमांडो मांग रहे इंसाफ। 2009 की न्यूज है ये, सहारा टीवी चैनल की, आप देख लेना, बहुत बड़ा रिपोर्ट करी थी, और भी चैनलों में चला। जब ये चला तो इन लोगों ने हम लोगों को टाइट करा। वहां पे हमारे कुछ लोगों ने हमें खड़ा करके कहा, अगर किसी भी मीडिया को तुम लोगों ने बता दिया, तुम लोगों का हेड शूट करा देंगे यहीं पे। तो हमारी यहाँ तक खींचातानी हुई। जो लोगों की नौकरी पूरी हो रखी थी उन लोगों को तुरंत प्रभाव से पेंशन भेज दिया गया। मेरे से पहले राजवीर को फिजिकल कैजुअलिटी करने की कोशिश करी, वो पागल हो गया, उसको फिजिकल कैजुअलिटी कर दिया ताज होटल में, डिसेबल हुआ वो लड़का, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ भी ऐसे किया। बाद में मुझे, जब मैं मेडिकल के लिए आया, तो मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। मेरी नौकरी 14 साल 3 महीने और 10 दिन थी जी। 15 साल के अंदर नॉर्मल लोग पेंशन आ जाते हैं, 15 साल वाले को सब सुविधाएं दी जाती है, पेंशन दी जाती है। मुझे इन्होंने मेडिकल से घर भेज दिया। 14 महीने तक मुझे 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिली थी। उसके भी 6 महीने बाद, लगभग 19 महीने के बाद मुझे पेंशन मिलना शुरू हुआ। मेरा जो पैसा जमा था वो पैसा भी नहीं दिया इन्होंने। ना मेरा मेडिकल इलाज करवाया गया, ना मुझे किसी तरह की सुविधा दी गई। जो आतंकवादी कसाब को हमने पकड़ा, उस आतंकवादी के ऊपर कांग्रेस ने 54 करोड़ रुपए खर्चे। कसाब जो ना चिकन बिरयानी खा रहा था, कमांडो सुरेंद्र सिंह भूखा मर रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। किस तरीके से मैं गरीब परिवार से हूं, मैंने गुजारा किया दूध बेच बेच के, और वो न्यूज में भी चला, पर कांग्रेस को कोई वो नहीं हो रहा था। जिस दिन इन्होंने कसाब को फांसी लटकाया, उससे पहले मेरा मामला हाइप ले चुका था, और मैंने ये कहा कि मैं 26/11 जो आएगा उस दिन जो ना कांग्रेस का खुलासा करूंगा। इन्होंने 22 नवंबर 2012 को जो ना उसको फांसी तोड़ा। उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरी मीडिया ने मुझे दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूं बार बार मीडिया का। मीडिया नहीं होती तो मेरे जैसों को पता नहीं कहां का कहां भेज देते ये लोग। और तब जाके इन्होंने झूठ बोला। पहले तो हम कमांडो सुरेंद्र सिंह को 25,000 रुपये तनख्वाह दे रहे, 50 लाख रुपए हमने कमांडो को दे दिए हैं। हम कमांडो के साथ खड़े हैं और कमांडो का मान सम्मान भी करेंगे, और पूरा कोई गलती रही उसकी जांच करवाएंगे, पर कुछ नहीं करवाया। झूठ बोला। तो मैंने कॉपी दिखाई कि मेरे खाते में कोई रुपया नहीं है, और जो है ना मेरे खाते में जो है ना 8,000 रुपये 6 महीने से कोई पैसा नहीं आया हुआ। तब जब ये झूठ बोल रहे थे, इनके सूचना एंड प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी उस समय के मौजूदा, उसके दूसरे तीसरे दिन जब मैंने अपनी कॉपी दिखाई कि मेरे पास पैसे नहीं है, तब डीजी एनएसजी ने बोला, अब जो कमांडो सुरेंद्र सिंह कह रहे 26/11 के हीरो, इसका क्लेम सही है। तो उसके बाद गृह मंत्री ने यही बातें बोली, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, हमने उनका पैसा मंजूर किया है, हमने दिया नहीं है। उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया कि जैसा कमांडो सुरेंद्र सिंह के साथ हुआ ऐसा नहीं होगा, हम जांच कराएंगे और उनको पूरा वो देंगे मान सम्मान, पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी के लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जुटे, सारे के सारे लोग। और तब जब पार्टी पहले दिन घोषित करी इन्होंने, तो इन्होंने घोषणा करी कि हमारा पहला उम्मीदवार है, हम कमांडो सुरेंद्र सिंह जैसे देशभक्तों को टिकट देंगे और इनको जो है ना हम चुनाव लड़ाएंगे। इसके तहत मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, परंतु इन्होंने फिर मुझे जो है ना जबरदस्ती कहूँगा दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ा। दिल्ली कैंट की जनता, दिल्ली की जनता को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। अब मुझे 2-2 बार विधायक बनाया। फिर भाजपा में आपकी एंट्री कैसे हुई? 2020 आते आते अरविंद केजरीवाल इतना भ्रष्टाचारी बना। अब जो जिस रूप में वो लोग आए थे,
मैं कहूँगा कि जो ना शेर के भेष में भेड़िए बन के जो ना ये बैठे हुए थे। इन्होंने दिल्ली के लोगों को नोचने का काम किया, दिल्ली को लूटने का काम किया, यहाँ तक कि कमांडो सुरेंद्र सिंह के पेंशन के पैसे भी लेके अरविंद केजरीवाल बैठ गया था। और जो है ना अनेकों इस तरह की घटनाएं हुई। जब मैंने उस बात को बोला तो फिर जो है 20 के अंदर जो है ना मैंने आम जो चुनाव हुआ, 20 का जो विधानसभा का चुनाव था, उस समय जो ना पार्टी को छोड़ा और पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा मैंने जाके। और मैंने इनकी जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें इनकी बोली और सारी चीज़ मैंने बताई। अब मैं जो आया था, मैं एक भुगतभोगी था, मैं एक विक्टिम था और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हुआ आया था, भ्रष्टाचार का सताया हुआ सिपाही था। और जिनके लिए लड़ा, जिस चीज़ के लिए लड़ा, वही चीज़ जो ना आप लोग करने लगे। मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। कमांडो साहब, आपने पूरी कहानी सुनाई हमारे दर्शकों को और राजनीतिक सफर पर भी आखिर में बात किया। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि 26/11 का ये जो हमला रहा, तहूर राना भले ही अब भारत के हाथों में है, अब भी कई लोग बचे हुए हैं। किस तरह से और क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भी भारत के दुश्मन हैं, उनका खात्मा किया जा सके? क्या भारत को भी विदेशी धरती पर जाकर किसी खास तरह का ऑपरेशन चलाना चाहिए, जिस तरह से भूतपूर्व में इज़राइल की जासूसी एजेंसियों ने इस तरह का काम किया है? ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ताबूर राणा का बहुत बड़ा वो है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके की कूटनीति लगाई है, इससे क्या ताबूर राणा पूरी कड़ी है उसकी। ताबूर राणा ने यहाँ पे पूरा रेकी किया हुआ है। ताबूर राणा वहाँ की फौज का कैप्टन रहा हुआ है। ताबूर राणा आईएसआई का एजेंट रहा हुआ है। ताबूर राणा ही आतंकवादी गुट के साथ जुड़ा हुआ था। और ताबूर राणा किस किस लोगों के साथ यहाँ पे मिला, किन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, किन के पास वो रुका, इनके स्लीपर सेल कौन कौन लोग हैं। बहुत सारे स्लीपर सेल ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। कुछ स्लीपर सेल ऐसे होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए जिनको यूज किया जाता है, कभी कभी यूज किया जाता है। और कौन नेता थे वो जिनका किसका सपोर्ट इनको मिला, किस तरीके से जो ना एयरपोर्ट के ऊपर डिले होना, दिन निकालना, ये सारी कहानी ताबूर ये जो बता पाएगा राणा। और बहुत सारे लोग और पकड़े जाएंगे। दूसरा, इससे एक पूरी दुनिया के अंदर मैसेज आएगा, अगर कोई भी आदमी आतंकवादियों की कभी भी मदद करेगा तो हिंदुस्तान जैसा देश उस आतंकवादी की कड़ी को पकड़ लाएगा और कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम निकल के आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान को भी जो ना उसकी बात निकल के आएगी, पाकिस्तान का भी चेहरा नकाब उतरेगा, क्योंकि वो तो है ही पाकिस्तानी नागरिक है। फिर दूसरा, वो पाकिस्तानी सेना में रहा हुआ आदमी है। नॉर्मल आदमी के लिए मुकर सकते जैसे ये मुकर रहे हैं, पर उसके लिए नहीं मुकर सकते। तो ये कहानी जो ना अभी बहुत मोड़ लाएगी। बहुत सारे लोगों के नाम अभी इसमें निकल के आएंगे, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर भी रह के गया है, ये हापुड़ के अंदर भी रह के गया है, ये लखनऊ की भी रेकी करके गया है, ये आगरा की भी रेकी करके गया है और मुंबई के अंदर भी रहा। ये कई शहरों के अंदर रहा, कई महीनों तक रहा है। इन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी के तहत इनका यहाँ पे आना जाना लगातार रहा था। और तो मैं ये चाहूँगा कि इस बीच में जो है हमारी जो एनआईए के लोग हैं, वो लोग भी, हमारी एजेंसियां भी ढीली नहीं पड़ी। मैं उनको भी सलूट करता हूँ कि लगातार इसमें लगे रहे। तो इसमें बहुत सारे खुलासे और होने हैं। और जो है हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारे कोर्ट के सामने इसकी जो है ना फैसला होगा, हमारा कोर्ट सुनेगा और वो मैं उम्मीद करता हूं कि उसको फांसी के तख्ते तक जो है ना लेके जाया जाएगा। तो कमांडो साहब, आपने न्यूज़ तक के लिए वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे एनएसजी के पूर्व कमांडो सुरेंद्र जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 26/11 में आतंकियों के खिलाफ उन्होंने 1-to-1 जो फाइट किया, उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप देख रहे थे न्यूज़ तक।